नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने वाले हैं और यह विषय जुड़ा हुआ है IAS मेंस 2022 में जो निबंध का प्रश्न पत्र पूछा गया था, उसके कॉन्टेक्स्ट में आज की चर्चा टिकी हुई रहेगी। और इस संदर्भ में हम लोग आज एक एक कर करके निबंध के पेपर में जिन टॉपिक्स पर सवाल बने थे, जिन टॉपिक्स के आधार पर निबंध पूछा गया था, उन टॉपिक्स के अप्रोच को समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही यहाँ पर ये भी समझ लेंगे कि भाई जो निबंध का पेपर है, यह निबंध का पेपर हम किस तरीके से तैयार करें, किस तरीके से इसकी डिमांड को, इसकी मांग को हम समझें, ताकि हम अच्छे से निबंध लिखने की स्थिति में आए, है कि नहीं। तो आज की चर्चा में हम इन सभी बिंदुओं पर बातचीत करेंगे और सभी जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स पूछे गए थे, इन सभी टॉपिक्स को हम एक एक कर देखेंगे, उनके मर्म को समझेंगे और उसके आधार पर उसको अच्छे से विश्लेषण करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको संकेत के तौर पर बता दूं कि निबंध का जो यह प्रश्न पत्र रहता है IAS की मुख्य परीक्षा में, यह जो प्रश्न पत्र है यह कितने मार्क्स का रहता है, तो 250 मार्क्स का यह प्रश्न पत्र रहता है ना। 250 मार्क्स का मतलब अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण पेपर के तौर पर यहाँ पर देखा जा सकता है कि नहीं। तो ये जो पेपर है, यह पेपर आपसे कुछ भी एज सच डिमांड नहीं करता है कि भाई इसमें आपको क्या कुछ तैयार करना है। आप दैनंदिन जीवन में, यानी कि दिन प्रतिदिन के जीवन में जो भी आप ऑब्जर्व करते हैं, जो भी आप देखते हैं, समझते हैं, और आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ें यदि पहले से संचित हैं, तो ये सारी जो स्थितियां हैं, ये सारी स्थितियां निबंध के पेपर के लिए बहुत ही फ्रूटफुल, बहुत ही लाभदायक हो सकती हैं। यदि आप थोड़ा सा भी इन मामलों में सचेत होकर करके जो भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स को यदि आप अच्छे से पढ़ें और समझें, उसका एक ढांचा तैयार करें, तो फिर आप बेहतर तरीके से निबंध का पेपर लिख सकते हैं और उस पर आप, उसके आधार पर आप एक अच्छा अंक अर्जित कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि निबंध का जो पेपर आता है, इसमें 8 टॉपिक्स पर सवाल पूछे जाते हैं, है ना। 8 टॉपिक्स सामान्य तौर पर रहते हैं। 2 खंड होता है, खंड क और खंड ख। ठीक है, तो खंड क में 4 सवाल और खंड ख में 4 सवाल। 4 सवाल क्या, 4 टॉपिक्स दिए जाते हैं, 4 विषय दिए जाते हैं हर एक खंड में, और इन्हीं विषयों पर निबंध लिखना होता है। ठीक है ना। आपने बचपन में तो निबंध लिखा ही होगा, है ना। तो वो निबंध और इस निबंध में थोड़ा सा अंतर होता है। बचपन में जो आपने निबंध लिखा होगा, होली, दशहरा, ईद, है ना, इन पर निबंध लिखा होगा, इन पर आपने अच्छे से कुछ चीज़ें, कुछ जो भी दोहे आप उस समय याद करते होंगे, उनका उपयोग किया होगा। लेकिन ये जो निबंध होता है, IAS की मुख्य परीक्षा में जो निबंध होता है, इसका जो अप्रोच है, ये अप्रोच थोड़ा सा डिफर करता है, थोड़ा सा अलग रहता है ना। लेकिन हम उस पर बहुत ही विस्तार से आज की चर्चा में तो बात नहीं कर पाएंगे। निबंध को लेकर करके एक अलग से मैं आपको डिस्कस करूंगा, जिसमें निबंध लिखने का क्या डायमेंशन होना चाहिए, किस तरीके से निबंध लिखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर भी हम लोग उस समय बातचीत कर सकते हैं। लेकिन आज की चर्चा में हम मूल तौर पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि जो IAS मेंस 2022 में सवाल पूछे गए, टॉपिक्स पूछे गए निबंध के पेपर में, उनका अप्रोच क्या हो सकता है और उस आधार पर हम किस तरीके से इन निबंधों का, इन विषयों को हम अच्छे से विस्तार दे सकते हैं। और साथ ही हम ये भी समझेंगे कि आखिर हम किस तरीके से अपने पढ़ने के अप्रोच को और अपडेट करें और बेहतर करें, ताकि हम आगे आने वाले समय में यदि हम मुख्य परीक्षा में अपीयर होते हैं, और निश्चित तौर पर आप यदि अच्छा करेंगे तो अपीयर होंगे ही, तो फिर उस आधार पर आप निबंध अच्छे से लिख पाएंगे, अच्छे से उसके डायमेंशन को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर जो टॉपिक है, टॉपिक यहाँ पर देख लीजिए, जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक के आधार पर जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो है कि आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं, है ना। पहला जो विषय है, ये क्या पूछा गया था कि आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं। तो यहाँ पर 2 चीजें हैं। पहली बात यह है कि आर्थिक समृद्धि हासिल करना, दूसरी बात है
कि वन को सर्वोत्तम प्रतिमान माना गया है। क्लियर? किस कंटेक्स्ट में? तो आर्थिक समृद्धि को हासिल करने के कॉन्टेक्स्ट में। क्लियर? अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें इस चीज को समझना होगा कि हम जब इस विषय पर निबंध लिखना शुरू करें तो किन बातों का ध्यान रखें। पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है कि जो इस टॉपिक के कीवर्ड्स हैं उसको हम सिलेक्ट कर लें, उसको हम समझ लें। तो यहाँ पर जो कीवर्ड्स हैं वो हमने यहाँ पर देख लिया है। एक है आर्थिक समृद्धि हासिल करना और दूसरा है वन। ठीक है, वन को सर्वोत्तम प्रतिमान माना जा रहा है इस संदर्भ में, आर्थिक समृद्धि को हासिल करने के संदर्भ में। तो यहाँ पर यह समझना होगा कि जो वन है, वन किस तरीके से काम करते हैं, वन की क्या ऐसी विशेषता है जिसको यदि अर्थव्यवस्था जगत में अपनाया जाए तो वह अर्थव्यवस्था को बेहतर बना सकता है ना। विषय तो यही कह रहा है ना कि भाई वन को एक मॉडल माना जा रहा है, वन को एक प्रतिमान माना जा रहा है कि नहीं, केस स्टडी माना जा रहा है कि वन की यदि आप केस स्टडी करेंगे, वन को आप उसका अध्ययन करेंगे तो फिर वन के हिसाब से यदि हम आर्थिक व्यवस्था को, आर्थिक गतिविधियों को अंजाम दें, उसको हम उस तरीके से ट्रीट करें तो अर्थव्यवस्था बेहतर हो सकती है, उन्नत हो सकती है, एक्सीलेंट हो सकती है। क्लियर? तो यहाँ पर यह समझना होगा कि जो वन है, वन किस तरीके से काम करते हैं। जब वन के तरीके को समझेंगे तब फिर हम अर्थव्यवस्था को भी उसके हिसाब से आगे कंटिन्यू करने की स्थिति में आ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर वन की स्थिति को समझना होगा कि वन क्या करते हैं। वन अनुकूलन को महत्व देते हैं, एडेप्टेशन को महत्व देते हैं, है ना। वन में जो भी वन्य जीव रहते हैं, जो भी पेड़ पौधे रहते हैं, जो भी ऐसी वनस्पतियां रहती हैं जो कि किसी भी वन में पाए जाते हैं, चाहे वो उष्णकटिबंधीय वन हो, चाहे वो सदाबहार वन हो, चाहे वो कोई भी वन हो। वन का मतलब यहाँ पर वन के अर्थ में लिया जा रहा है। तो इन सभी वनों में जो भी वन होते हैं उनमें अनुकूलन को महत्व दिया जाता है। ठीक है, वहाँ की व्यवस्था के अनुसार से वहाँ के जीव जंतु, वहाँ की वनस्पति वहाँ पर अनुकूलित हो जाते हैं। क्लियर? उदाहरण के तौर पर देखिए तो टुंड्रा प्रदेश में जो वन है वहाँ पर वहाँ की जो स्थिति है, परिस्थितियां हैं, भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उसके हिसाब से वहाँ के वन अपने आप को एडेप्ट कर चुके हैं। मरुस्थलीय वन जो है, मरुस्थल की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से वहाँ पर वो एडेप्ट कर चुकी है, अनुकूलित हो चुकी है कि नहीं। तो इसी तरीके से यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि अनुकूलन को वन महत्व देते हैं, एडेप्टेशन को महत्व देते हैं। दूसरा सहजीविता, है ना, सिम्बायोसिस, सहजीविता को महत्व दिया जाता है वन में। यानी कि सभी वन्य प्राणी जीवित रहते हैं, सभी वन्य प्राणी एक दूसरे के साथ अन्योन्याश्रय संबंध बनाते हुए जीवन जीते हैं, है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि यदि जंगल का राजा शेर माना जाता है तो केवल शेर ही राज कर रहा है, बाकी जीव जंतु वहाँ है ही नहीं, ऐसा तो है नहीं। सभी की वहाँ पर आवश्यकता होती है ना। ये सभी क्या है, ये सभी खाद्य जाल, फूड वेब के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है ना। तो इस कंटेक्स्ट में यदि हम समझें तो सहजीविता जो है एक महत्वपूर्ण कारक के तौर पर यहाँ पर निकलकर सामने आता है। किस संदर्भ में? तो वन के संदर्भ में। क्लियर? यहाँ पर अभी हम वन को समझ रहे हैं। जब हम वन के फैक्टर्स को समझेंगे, कारकों को समझेंगे कि भाई वन किस आधार पर काम करता है, तो उस आधार पर ही यदि हम जो अर्थव्यवस्था है उस आधार पर ही हम अर्थव्यवस्था को भी ले चलें तो वह उन्नत हो सकती है अर्थव्यवस्था। यही करना है और इसी के आधार पर निबंध लिख देना है। मुश्किल से 1000-1500 शब्दों में आपको निबंध लिखना होता है, हर खंड से एक एक निबंध लिखना होता है। तो इस लिहाज से कोई बहुत इसमें जटिल काम है नहीं, है ना। जटिल काम केवल ये है कि टॉपिक को आपने समझा या नहीं समझा। टॉपिक को यदि आपने समझ लिया, उसके ट्रैक को समझ लिया, तो फिर आप सही दिशा में चले जाएंगे। यदि आपने टॉपिक को उसके विषय से अलग समझ लिया तो फिर आप हो सकता है कि भटक जाएंगे। तो यहाँ पर जरूरी यही है कि हमने विषय को समझा या नहीं, उसके मर्म को समझा या नहीं समझा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। जो वन है ये उद्विकास को महत्व देते हैं, इवोल्यूशन को महत्व देते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई भी वन अचानक से पनप गया, है ना। एक स्नेह एक क्रमिक प्रक्रिया चली है वनों के विकास में, है ना। तो इस कंटेक्स्ट में
इवोल्यूशन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कारक के तौर पर निकलकर सामने आता है, उद्विकास एक महत्वपूर्ण कारक के तौर पर निकलकर सामने आता है। इसके अलावा उत्तरजीविता को महत्व यहाँ पर दिया जाता है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, है ना, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये सुना है, उत्तरजीविता का सिद्धांत, ठीक है। यानी कि जो उस वातावरण के अनुकूल है, जो उस वातावरण में सस्टेन कर जाएगा, वह जीवित रहेगा और उसके हिसाब से उसकी पीढ़ी आगे बढ़ेगी, है ना। तो वन में इसको बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, चाहे वन में वन्य प्राणी रह रहे हों या फिर वनस्पतियां हों, है ना। इन सभी के कॉन्टेक्स्ट में यह जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण कारक के तौर पर निकलकर सामने आता है और इस लिहाज से इसका एक अलग महत्व है। महत्वपूर्ण एक और बिंदु है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और वह है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, है ना। जैव विविधता के अंतर्गत जो भी स्थल, जल और वायुमंडलीय क्षेत्र में जो भी फैक्टर्स, जो भी कारक, चाहे वो जैव घटक हैं चाहे वो अजैव घटक हैं, ये सभी एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन या फिर कहें कि अंतर संबंध बना करके चलते हैं और इस लिहाज से जो वन है वहाँ पर जैव विविधता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है ना। तो ये सभी जो कारक हैं, ये सभी वन के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये सभी कारक वन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है ना। और यदि इनकी अनदेखी की जाती है तो फिर वन नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, समाप्त हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये सारी बातें आपको समझने की आवश्यकता है कि भाई ये जो वन है, वन किस तरीके से काम करते हैं। अब हम इसके आधार पर यदि आर्थिक गतिविधि को देखें तो यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आती हैं, इसको यहाँ पर मद्देनजर रखते हुए देखना होगा। पहली बात यहाँ पर यह निकलती है कि एकाधिकार, है ना। एकाधिकार की स्थिति यदि किसी भी आर्थिक उपक्रम में है, किसी भी आर्थिक क्षेत्र में है, तो वह अर्थव्यवस्था की उन्नति के लिए, अर्थव्यवस्था की प्रगति के लिए वह बाधक है, वह एक तरीके से अड़चन का काम करता है, एकाधिकार, है ना। एकाधिकार का मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति या फिर एक व्यवसाय, एक समुदाय का ही किसी पार्टिकुलर क्षेत्र में, किसी पार्टिकुलर उत्पाद के संदर्भ में उसी का केवल अधिकार रहेगा, बाकी लोग जो हैं उस पर किसी भी स्तर पर कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, है ना। तो एकाधिकार की स्थिति नहीं होनी चाहिए, है ना। यदि एकाधिकार की स्थिति होगी तब वह अर्थव्यवस्था सही तरीके से प्रोग्रेस नहीं कर सकेगी, सही तरीके से वह फल फूल नहीं सकेगी। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो सहजीविता का जो कॉन्सेप्ट है वन वाला, वो यहाँ पर लागू हो जाता है। यानी कि सभी के साथ सभी लोग जिएं, सबका साथ होना चाहिए और सभी को जीवन जीने का अधिकार है, सभी अपना अपना उद्यम कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति ही समूचे क्षेत्र में अपना आधिपत्य जमा ले, ऐसा नहीं हो। यदि ऐसा होगा तो फिर जो अर्थव्यवस्था है उसकी रफ्तार धीमी हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। दूसरी बात कि असंतुलित विकास, है ना। यदि किसी आर्थिक क्षेत्र में, चाहे वो कोई देश ही क्यों न हो, यदि वहां पर असंतुलित विकास होता है, तेज गति से विकास हो रहा है, बहुत तीव्रता के साथ विकास हो रहा है और वह इम्बैलेंस्ड है, असंतुलित है ना, तब फिर जो अर्थव्यवस्था है वहां की, वह सही तरीके से वो फ्लोरिश नहीं कर पाएगी, सही तरीके से वह उन्नत नहीं हो पाएगी, है ना। यहाँ पर संतुलन बहुत अधिक जरूरी है ना। संतुलन की बहुत अधिक आवश्यकता है, जैसे कि वन के लिए, वनों के लिए भी संतुलन की बहुत अधिक आवश्यकता है। वन में यदि कोई भी वन्य प्राणी अधिक हो और जो उसके अगेंस्ट में दूसरा वन्य प्राणी है वो बिल्कुल कम हो जाए, तो फिर एक इम्बैलेंस की स्थिति पनप जाएगी, जो कि वन की जो पारिस्थितिकी है, वन का जो इकोसिस्टम है, उसके लिए वो हानिकारक हो जाएगा। एक सामान्य सा उदाहरण देख लीजिए कि किसी वन में यदि हम हिरन मात्र 1-2 रखें या हिरन 1-2 ही रहें, और जो चीता है या जो बाघ है, जो शेर है, वर्तमान में तो भाई चीते भी आ चुके हैं, है ना। कुनो राष्ट्रीय पार्क में, राष्ट्रीय उद्यान में चीते भी आ चुके हैं, तो इसलिए चीता भी अब उदाहरण के तौर पर लिया जा सकता है।
तो यदि जो शिकारी जानवर हैं, शिकारी जानवरों की संख्या ज़्यादा हो जाती है मान लीजिए, और जो जिनका शिकार वो करते हैं उनकी संख्या बिल्कुल नगण्य हो जाए, तो आपको क्या लगता है, तो क्या यह संतुलन की स्थिति है? बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे में जो पूरा का पूरा सिस्टम है वन का, वह डिस्टर्ब हो जाएगा, वह बिखर जाएगा, वह बंट जाएगा। तो संतुलन बहुत अधिक जरूरी है, और इस लिहाज से यह जो उदाहरण है ये यहाँ पर भी लागू होता है कि अर्थव्यवस्था जगत में भी, अर्थव्यवस्था में भी यदि असंतुलन होगा तो फिर वह पूरा का पूरा जो इकोनॉमिकल इकोसिस्टम है, जो आर्थिक पारिस्थितिकी है, जो आर्थिक पारितंत्र है, उस पर उसका एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है ना। यहाँ पर ये बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। उसी तरीके से तीव्र प्रतिस्पर्धा, आज के समय में यह देखा जाता है कि गला काट प्रतियोगिता है ना, एक को पीछे कर करके दूसरे से आगे निकलने की कोशिश देखी जाती है। अर्थव्यवस्था जगत में यह तो बहुत जोर शोर से देखी जाती है। तो ऐसे में इस पर भी विचार करने की जरूरत है कि हम तीव्र प्रतिस्पर्धा में कहीं हम इस तरीके से तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर जा रहा है ना। तीव्र प्रतिस्पर्धा में यहाँ पर देखना होगा कि हम समझदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम आगे बढ़ जाएं और बाकी लोग बिल्कुल पीछे रह जाएं, और फिर उसका एक जो अंतिम क्रक्स होना चाहिए वह निरर्थक साबित हो जाए। तो इस पर भी यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, विकास का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। यदि विकास का अतिक्रमण होगा तो फिर वह एक निगेटिव इम्पैक्ट छोड़ेगा। आगे, आर्थिक विविधता की कमी है ना, यहाँ पर आर्थिक है, आर्थिक विविधता की कमी, ठीक है। आर्थिक विविधता की कमी भी यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आर्थिक विविधता यदि नहीं रहेगी तो फिर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था हो, किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था हो, किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था हो, वह एक लंबे समय तक नहीं टिकी रह सकती है ना। आर्थिक विविधता का मतलब यह है कि वहाँ पर प्रौद्योगिकी भी, अलग अलग प्रौद्योगिकियाँ भी काम कर रही हैं, और अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग उद्योगों में अलग अलग वस्तुओं का वहाँ पर कारोबार चल रहा है। ऐसा नहीं हो कि एक ही वस्तु या फिर एक ही क्षेत्र से संबंधित या फिर एक ही प्रौद्योगिकी पर पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो फिर क्या हो जाएगा, वह एक दिन समाप्त हो जाएगा और वह जो अर्थव्यवस्था है वह अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी, है ना। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आर्थिक विविधता की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सभी जो बिंदु हैं, ये सभी बिंदु यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता है कि यह जो टॉपिक है, यह टॉपिक इसी को इंगित करता है कि आर्थिक समृद्धि हासिल करने के लिए वन सर्वोत्तम प्रतिमान है ना। वन को यहाँ पर सर्वोत्तम प्रतिमान, बेस्ट केस स्टडीज के तौर पर यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर आप चाहें तो कुछ और भी बातें लिख सकते हैं। यहाँ पर आप ये भी अंत में लिख सकते हैं कि जो वन है वह निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण प्रतिमान के तौर पर तो साबित होते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी फैक्टर्स हैं जिसे हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है ना, जो कि वन से इतर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि वन किसी भी स्तर पर प्रदूषण को जन्म नहीं देते हैं, लेकिन आर्थिक गतिविधियों से प्रदूषण की स्थिति बनती है ना। तो आर्थिक गतिविधियां यदि तेज होती हैं, बहुत अधिक होती हैं, तो वो उन्नत तो होंगी लेकिन वह पर्यावरण को ही दुष्प्रभावित करेंगी। तो ये नहीं होना चाहिए, इसको मिटिगेट करने की आवश्यकता है, इसको कम करने की आवश्यकता है ना। तो हर चीज को हम वन से तुलना कर करके नहीं देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे भी पक्ष हैं जिसे यहाँ पर ध्यान में रखना होगा कि वन को सर्वोत्तम प्रतिमान मानने से महत्वपूर्ण यह है कि वन एक महत्वपूर्ण प्रतिमान है। यदि हम वन को सर्वोत्तम प्रतिमान मान लेंगे तो अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जो अन्य घटक हैं उनके कंटेक्स्ट में हम हमेशा वन को ही देखेंगे, है ना। तो हमेशा वन की तरफ ही इस चीज को देखना यह भी सही बात नहीं है ना। तो यहाँ पर इन बातों का ध्यान रखते हुए और इस टॉपिक पर आप अच्छे से उत्तर लिख सकते हैं। ज़्यादा शब्दों में उत्तर लिखना नहीं है। ये सभी जो बिंदु हमने अभी डिस्कस किया, इसको आप यदि सही तरीके से समझें तो एक अच्छा उत्तर इस टॉपिक पर लिखा जा सकता है, एक अच्छा निबंध
लिखा जा सकता है ना। तो यहाँ पर दोस्तों देखो, पहली बात यही है कि हम जब चर्चा कर रहे हैं तो इसमें पहली बात तो यही समझनी है कि हम अप्रोच कैसे समझें टॉपिक का। जब हम अप्रोच समझ लेते हैं तो फिर हम उसे कैसे लिखते हैं, उत्तर की शुरुआत कैसे करें, कैसे उसमें हम और आगे कंटेंट को पिरोएं, कंटेंट को उसमें शामिल करें और कैसे उसको हम एक अंतिम बिंदु तक पहुंचाएं, है ना। इस तरीके से यदि आप लिखते हैं तो आपका जो उत्तर रहेगा, आपका जो निबंध रहेगा, वह निश्चित तौर पर शानदार रहेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या पूछा गया था? अगला जो सवाल था वह था कि कवि संसार के अनधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही रोचक सवाल है ये, रोचक विषय है ये, जिस पर निबंध लिखना था, है ना। विषय क्या था? कवि संसार के अनधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं। ठीक है, कई बार ऐसे ऐसे शब्द भी रहते हैं जो कि सामान्य तौर पर समझने में दिक्कत हो, तो उसको इंग्लिश में एक बार देख लेना चाहिए। ठीक है, मान्य विधायक का मतलब क्या हुआ, अनधिकृत का मतलब क्या हुआ, क्योंकि बच्चे सामान्य तौर पर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते नहीं हैं, तो उनका अर्थ भी नहीं पता होता है ना। इसको एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिए। तो पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो यहाँ पर इंग्लिश देखने से ही एक चीज क्लियर होगी, हिंदी में क्या लिखा हुआ है? अनधिकृत। अनधिकृत को यदि हम अंग्रेजी में समझें तो ये अनऑथोराइज्ड हो सकता है ना, अनऑथोराइज्ड हो सकता है। जो ऑथोराइज्ड है वो अधिकृत है, जो अनऑथोराइज्ड है वो अनधिकृत है। लेकिन यहाँ पर अनऑथोराइज्ड शब्द नहीं आ रहा है ना, ये शब्द नहीं है, बल्कि है अनएक्नॉलेज्ड। अनएक्नॉलेज्ड का मतलब कि जिनके बारे में पता ही नहीं है, जिनके बारे में जानकारी नहीं है, एक्नॉलेज नहीं किया जा सका, है ना। तो यहाँ पर पोएट्स के बारे में कहा जा रहा है, कवि के बारे में कहा जा रहा है कि जो कवि हैं वो संसार के अनएक्नॉलेज्ड क्या हैं? तो लेजिस्लेटर्स हैं, और इस कंटेक्स्ट में ही यह उत्तर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना कि यह जो कोटेशन है, यह कोटेशन एक महत्वपूर्ण, एक फेमस कवि शिले या शैली उनको कहा जाता है, शिले या शैली जो भी कहें, कहीं पर शैली मिलता है, कहीं पर शिले मिलता है। शिले ही है, शैली तो नहीं, शिले ही है। तो शिले ने एक फेमस कोट ये कहा है कि कवि संसार के अनधिकृत विधायक होते हैं, मान्य विधायक होते हैं। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं और किस सीमा तक होते हैं, इसी पर विचार करना है, इसी पर आपको निबंध लिखना है। ठीक है ना, इसी पर निबंध लिखने के लिए दिया गया था। तो यहाँ पर कुछ बातों को हमें समझना होगा, तभी हम इस टॉपिक पर एक बेहतर प्रारूप बना सकते हैं। देखिए, कवि के बारे में कहा जाता है कि जहां न जाए रवि वहां जाए कवि, है ना। कभी सुना है या नहीं सुना है? जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। रवि का मतलब क्या हुआ? रवि का मतलब हुआ सूर्य। सूर्य का प्रकाश जहां नहीं पहुंचता है वहां कवि की जो सूक्ष्म दृष्टि है वो पहुंच जाती है ना। यानी कि कवि जो है किसी भी वस्तु स्थिति को, किसी भी व्यवस्था को बहुत ही सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखता है ना। उसका अप्रोच बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही कहा जा सकता है कि एकदम साफ और स्पष्ट होता है। ठीक है ना, और उसके आधार पर वह चीजों को अभिव्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है। तो कवि के कंटेक्स्ट में यह बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि उसकी जो दृष्टि होती है यह बहुत ही सूक्ष्म होती है ना, सूक्ष्म दृष्टिकोण होता है इसका। ठीक है, दूसरी बात ये कि जो कवि है वह एक बेहतर व्यंग्य कर सकता है, वह बेहतर आलोचना कर सकता है। ठीक है ना, इसके पास दर्शन होता है जो कि साहित्य का दर्शन कहलाता है, साहित्य का दर्शन, है ना। इसका जो अप्रोच है यह एक तरीके से फिलोसॉफिकल अप्रोच होता है, साहित्यिक दर्शन होता है इसका,
है ना। उस हिसाब से यह चीज़ों को कैलकुलेट करता है, उसकी गणना करता है, उसके बारे में सोचता है और समझता है, और उसके हिसाब से वह अपनी अभिव्यक्ति करता है। कवि जो है वह स्वतंत्र होता है ना, वह किसी का गुलाम नहीं होता है कवि। ठीक है, ये सभी बातें आप लिख सकते हैं शुरुआत में, क्योंकि कवि के बारे में कहा जा रहा है कि यह अनधिकृत मान्य विधायक है, यानी कि जो ये बोलता है, जो ये कहता है, जो भी यह अभिव्यक्त करता है, यह जो है संसार में अक्षरशः लागू होता है ना। इसको माना जाता है, इसको फॉलो किया जाता है। ठीक है, स्वतंत्र है, इसके पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना। तो ये सभी बातें आप कवि के दृष्टिकोण से, कवि के कंटेक्स्ट में कर सकते हैं, और इसके लिए आप कुछ उदाहरण भी दे सकते हैं, चाहे वो रैदास हों, चाहे वो कबीर हों, चाहे वो तुलसीदास हों, चाहे वो सूरदास हों। चूंकि भारत के संदर्भ में हम देखें तो ये सभी जो कवि हुए हैं ये बहुत ही पहुँचे हुए कवि हुए हैं। इन्होंने भारत की समाज के बारे में, भारत में धर्म के बारे में, भारत में जाति व्यवस्था के बारे में अपने अपने स्तर पर टिप्पणियाँ की हैं, अपने अपने स्तर पर अभिव्यक्ति दी है ना। चाहे वो मीराबाई रही हों, चाहे वो शंकर देव रहे हों, कोई भी रहे हों, है ना, इन सभी ने अपने अपने स्तर पर भारत को देखा है, भारत को समझा है, भारत का अध्ययन किया है ना। तो इस लिहाज से ये सभी जो कवि हैं, इनकी भूमिका यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, और इन्होंने सूक्ष्म दृष्टिकोण से अपने अपने स्तर पर भारत की व्याख्या की है, यहाँ की समाज के बारे में बताया है। ठीक है ना। तो इसके आधार पर आप इस प्रश्न की शुरुआत इस तरीके से कर सकते हैं, कवि के बारे में यह जो विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं को आप बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न में एक दूसरा भी एंगल है कि क्या केवल कवि ही संसार का अनधिकृत मान्य विधायक है ना। यहां पर आप इस तरीके से भी इसको समझिए। देखो, ऐसे एक ऐसा विषय है, एक ऐसा पेपर है आईएएस की मुख्य परीक्षा में, जिसका कोई सिर पैर नहीं है ना। इसका कोई सीमित पाठ्यक्रम नहीं है, सिलेबस नहीं है, यह असीमित है। और इस लिहाज से यह देखना होगा कि यह जो विषय है, यह विषय आप कितना अच्छे तरीके से, विस्तारित तरीके से विश्लेषण कर सकते हैं, है ना। तो इस कंटेक्स्ट में यहां पर आपको समझना होगा कि कवि के आधार पर जो यहाँ पर टॉपिक के अंतर्गत बताया गया है, दर्शाया गया है कि कवि संसार के अनधिकृत मान्य विधायक हैं, क्या इसके अलावा भी कोई और डायमेंशन निकलता है या नहीं निकलता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रख दीजिए कि कवि के अलावा भी यदि हम साहित्य के क्षेत्र में देखें तो जो अन्य साहित्यकार हैं, जो कि लेखक हैं या उपन्यासकार कह सकते हैं, है ना, या फिर जो अन्य दार्शनिक होते हैं, है ना, ये सभी जो है, ये सभी किसी न किसी स्तर पर अपनी बातें अभिव्यक्त करते हैं। सामान्य सा उदाहरण ले, उपन्यास के तौर पर या फिर कहानीकार के तौर पर, तो मुंशी प्रेमचंद का नाम आप सभी ने सुना होगा। तो मुंशी प्रेमचंद ने कई सारी कहानियां लिखी हैं, कई सारे उपन्यास लिखे हैं। उनका गोदान नामक उपन्यास बहुत ही प्रसिद्ध रहा है, फेमस रहा है। तो उन्होंने अपनी रचनाओं में कई जगहों पर जिक्र किया है, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि जो एक लेखक है, जो एक उपन्यासकार है या फिर कहानीकार है, वह भी अनधिकृत यानी कि अनएक्नॉलेज्ड विधायक होता है, मान्य विधायक हो सकता है, होना चाहिए, है ना। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस निबंध में इन अप्रोचेस को भी फुलफिल कर सकते हैं, है ना, ताकि इससे ये पता चल सकता है कि आप केवल एक दृष्टिकोण से, केवल एक डायमेंशन से ही चीज़ों को नहीं देखते हैं, बाकी इससे जुड़े हुए अन्य जो आयाम हैं उसको भी आप देखने की कोशिश करते हैं, है ना। उसी तरीके से जो दार्शनिक होते हैं, जो दर्शन शास्त्र के प्रणेता होते हैं,
के कंटेक्स्ट में भी आप इसे देख सकते हैं, है ना। तो ये सभी जो बिंदु हैं, ये सभी बिंदु यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। टॉपिक के हिसाब से यहाँ पर इन सभी को आप शामिल कर सकते हैं कि कवि के आधार पर जो मैंने आपको बताया कि हाँ ये जो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स निश्चित तौर पर यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं, लेकिन इससे जुड़े हुए अन्य जो डायमेंशन है उसे भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, है ना। तो फिर आप एक निबंध का एक अच्छा सा निष्कर्ष दे सकते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा टॉपिक आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तीसरा टॉपिक देखते हैं। तीसरा टॉपिक क्या है, तीसरे टॉपिक में क्या बातें कही गई हैं। तीसरा है इतिहास वैज्ञानिक मनुष्य के रूमानी मनुष्य पर विजय हासिल करने का एक सिलसिला है, ठीक है ना। यहाँ पर जो जो मैंने अंडरलाइन किया है, सर्किल किया है, उसको ध्यान में रखना होगा। इतिहास वैज्ञानिक मनुष्य के रूमानी मनुष्य पर विजय हासिल करने का एक सिलसिला है, ठीक है ना। यहाँ पर 3-4 शब्द हैं जिसको यहाँ पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो पहले कंटेक्स्ट में यदि हम देखें, प्रथम दृष्टया तो ये दिखता है कि इतिहास जो है केवल यही है ना। क्या है, तो वैज्ञानिक मनुष्य का रूमानी मनुष्य पर विजय हासिल करना, ठीक है। तो एक तरफ क्या है, वैज्ञानिक मनुष्य, और दूसरी तरफ क्या है, तो रूमानी मनुष्य, ठीक है। इसने इस पर विजय हासिल कर ली, इसने इस पर विजय हासिल कर ली, तो यही क्या है, इतिहास, ठीक है। इसी के कंटेक्स्ट में इसे दिखाया गया है और इसी के आधार पर इस निबंध का विश्लेषण करना है, इस निबंध को लिखना है, ठीक है। इसे अंग्रेजी में देखें, क्या है, हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्ट्रीज वॉन बाय द साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैन, है ना। साइंटिफिक मैन का रोमांटिक मैन पर जो विजय है, यही यहाँ पर दर्शा रहा है और इसी को इतिहास बताया जा रहा है। तो अब यहाँ पर दोस्तों 2-3 फैक्टर्स को ध्यान में रखना है कि जो वैज्ञानिक मनुष्य है, जो वैज्ञानिक मनुष्य है वह क्या है, उसका मतलब क्या होता है, और जो रूमानी मनुष्य है इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो निबंध के टॉपिक को आप समझाइए। निबंध के टॉपिक को यदि आप नहीं समझाएंगे, नहीं स्पष्ट करेंगे, तो फिर जो परीक्षक होता है उसे पता नहीं चल पाएगा कि बच्चा किस डायरेक्शन में जाने वाला है ना। तो निबंध के परिचय में ये ध्यान रखना चाहिए कि जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम डिफाइन कर दें, बता दें, समझा दें कि भाई देखिए इस टॉपिक में ये बातें कही गई हैं, हम आगे इसी के बारे में बताने वाले हैं। तो परीक्षक इससे आश्वस्त हो जाता है कि स्टूडेंट ने, परीक्षार्थी ने निबंध के मांग को समझ लिया है, निबंध की जो डिमांड है, निबंध में जो पूछा जा रहा है उसको समझ लिया है, तो फिर वह आगे उसमें कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही करना है कि वैज्ञानिक मनुष्य और रूमानी मनुष्य को पहले समझाना है कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। और तब फिर इतिहास के कंटेक्स्ट में बताना है कि कैसे वैज्ञानिक मनुष्य यदि रूमानी मनुष्य पर विजय प्राप्त कर लेता है तो यह इतिहास बन जाता है ना। कुछ उदाहरण देते हुए इसके बारे में बताना होगा आप, ठीक है। और तीसरा पक्ष यह होगा कि क्या सही में केवल वैज्ञानिक मनुष्य का रूमानी मनुष्य पर विजय पाना ही इतिहास है, इससे इतर कुछ भी नहीं है इतिहास, ये भी आपको बताना होगा। तो यानी इस निबंध के इस टॉपिक के 3 फैक्टर निकलकर सामने आते हैं। वैज्ञानिक मनुष्य का मतलब क्या हुआ, विज्ञान का मतलब क्या हुआ कि चरणबद्ध अध्ययन, है ना, स्टेप वाइज अध्ययन होता है विज्ञान में। चाहे आप कोई भी विज्ञान पढ़ते हैं, समझते हैं, उसमें यदि आप नीचे की कड़ी को नहीं समझे तो उसके ऊपर की कड़ी को आप नहीं समझ पाएंगे। ऊपर की कड़ी को समझने के लिए उससे पहले वाली जो कड़ी है उसको समझना जरूरी है। चरणबद्ध अध्ययन होता है विज्ञान में। तो जो वैज्ञानिक मनुष्य है
वैज्ञानिक मनुष्य का मतलब यह हुआ कि व्यवस्थित योजना जो बनाता है ना, व्यवस्थित योजना को महत्व देने वाला मनुष्य, ठीक है ना। जो रूमानी मनुष्य है वो इसके उलट है, ठीक है। रूमानी मनुष्य मन मर्जी का मालिक होता है, मन मर्जी का मालिक, जो उसको भाग गया, जब भाग गया वह उस समय वह काम कर देगा, आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचेगा कि क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसका परिणाम क्या हो सकता है, परिणाम का प्रभाव क्या हो सकता है, इसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वह बस अपने हिसाब से अपने मन के मुताबिक काम कर देता है, ठीक है। तो यहां पर यह देखना है कि भाई क्या जो इतिहास है, इतिहास केवल इसी के कंटेक्स्ट में समझा जाना चाहिए। यहां पर कुछ उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं, है ना। चाहे वो अंग्रेजों की विजय मुगलों पर हुई हो, चाहे वो अंग्रेजों की विजय मराठा पर हुई हो, चाहे अंग्रेजों की विजय टीपू सुल्तान पर हुई हो, चाहे वो किसी भी स्तर पर हुई हो, उसके आधार पर यहाँ पर आप चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब हम बात कर रहे हैं अंग्रेजों की विजय टीपू सुल्तान या फिर मराठा के कंटेक्स्ट में, तो फिर यहाँ ध्यान रखना है कि ये सभी जो शासक थे ये सभी रूमानी नहीं थे, है ना। इनमें एक अपनी महत्वाकांक्षा थी, इनकी अपनी महत्वाकांक्षा थी, उस महत्वाकांक्षा के लिए इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई भी लड़ी थी, ठीक है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, तो इसे यहाँ पर कहा जा सकता है कि यह एक रूमानी परिदृश्य को दर्शाता है, ठीक है। जहां तक बात है अंग्रेजों के भारत पर विजय के कंटेक्स्ट में, मुगलों की शासनकाल की समाप्ति के कंटेक्स्ट में, तो वहां पर अंग्रेजों की एक लंबी रणनीति काम की। ऐसा नहीं है कि एक झटके में अंग्रेज आए और ये भारत से मुगल वंश का विनाश हो गया, ऐसा तो हुआ नहीं था, है ना। 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद 1857 में जाकर करके भारत से मुगल वंश की समाप्ति होती है। 100 वर्ष लग जाता है यहाँ से मुगल वंश की समाप्ति होने में, है ना। तो इतना आसान नहीं था। तो यहाँ पर कुछ उदाहरणों के माध्यम से आप अपनी बात को पुष्ट कर सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि जो इतिहास है, इतिहास को हम क्या इसी अर्थ में समझें? इतिहास क्या केवल यही है? नहीं, इतिहास केवल यही नहीं है। इतिहास के अन्य भी कई आयाम हैं, उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जब भी हम कोई भी इतिहास पढ़ते हैं, चाहे हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हों, चाहे मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हों, चाहे आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हों, चाहे वो विश्व का इतिहास पढ़ रहे हों, इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा, है ना। अच्छा, यहाँ पर ये भी मैं बता दूं कि जो वैज्ञानिक मनुष्य और रूमानी मनुष्य की कंटेक्स्ट में बात चल रही है, तो यहाँ पर आप चाहें तो वैश्विक इतिहास से भी कोई उदाहरण लेकर करके बता सकते हैं, है ना। यहाँ पर केवल इतिहास कहा जा रहा है, यहाँ पर यह नहीं कहा जा रहा है कि भारत का इतिहास इसका उदाहरण है ना। भारत का इतिहास ही केवल ये इस चीज को फॉलो करता है ना। ये केवल इतिहास बोल रहा है। तो विश्व के इतिहास से भी यदि आपको लगता है कि हाँ हम ये भी उदाहरण दे सकते हैं, इसके कंटेक्स्ट में यह फिट होता है, तो आप दे सकते हैं, इसमें कोई परहेज वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं इतिहास के अन्य पक्ष की, तो इतिहास में किसी भी समाज में रहन सहन, कला और संस्कृति, है ना, अर्थव्यवस्था, शासन प्रशासन, है कि नहीं, इन सभी की भूमिका रहती है इतिहास को समझने में। और ये सब जो है इतिहास के अंग हैं। हम इन सभी को इतर करके नहीं देख सकते हैं, इन सभी को अलग करके नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। हम कोई भी इतिहास पढ़ते हैं तो आज जो है इतिहास पढ़ने का जो दृष्टिकोण है वह बहुत कुछ बदल गया है। अब केवल यह नहीं देखा जाता है कि अकबर ने किसे हराया और बाबर ने किसे हराया, ठीक है।
केवल यही नहीं देखा जाता है इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो, बल्कि हम उस समय के समाज की स्थिति को भी देखते हैं, टटोलते हैं कि उस समय का समाज कैसा था और आज का समाज कैसा है, किस तरीके से, किस सीमा तक उसमें विकास हुआ है या फिर उसमें गिरावट आई है। ये इसका अध्ययन किया जाता है इतिहास पढ़ने के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है ना। तो इतिहास केवल यह नहीं है कि जो वैज्ञानिक मनुष्य है उसका रूमानी मनुष्य पर विजय हो गया, यही इतिहास है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो पहले पक्ष में आप ये बताइए कि ये चीजें हैं, लेकिन दूसरे पक्ष में आप ये भी बताइए कि लेकिन इससे जुड़े हुए कुछ अन्य पहलू भी हैं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, जैसे कि ये। तो इससे क्या होगा, इससे आपने निबंध को बहुआयामी बना दिया। निबंध वन डायमेंशनल नहीं रहा, मल्टी डायमेंशनल हो गया, बहुपक्षीय हो गया, ठीक है, बहुआयामी हो गया। तो जब आप निबंध ऐसे लिखेंगे तो फिर परीक्षक को लगेगा कि नहीं, जो स्टूडेंट है, जो परीक्षार्थी है, इसने विभिन्न स्तरों पर इस टॉपिक को समझने की कोशिश की है, इस टॉपिक के बारे में लिखने की कोशिश की है ना। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, इस निबंध को लिख सकते हैं। अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक देखते हैं। जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु इसके लिए तो वह होता नहीं है। कितना मजेदार ये टॉपिक है ना। जहाज बंदरगाह के अंदर या बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, निश्चित होता है ना। बंदरगाह की व्यवस्था इसीलिए की ही जाती है कि जहाज वहां पर आए और बेड़े लगाए, ठहरे, सुरक्षित रहें। परंतु इसके लिए तो वह होता नहीं है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जहाज केवल बंदरगाह पर ही बंधे रहें। जहाज यदि बंदरगाह पर ही बंधे रहेंगे तो फिर उनका जो काम है, उनका जो पूरा का पूरा कार्य व्यापार है, वो कैसे होगा, उनकी उपयोगिता कैसे सिद्ध होगी, है ना। तो इस संदर्भ में इस निबंध को लिखना था। अब यहां पर आपको निबंध लिखने से पहले फिर से एक फ्रेम बनाना होगा कि भाई जहाज की जो बात की जा रही है, बंदरगाह की जो बात की जा रही है, इसको हम किस किस आयाम से देखें, किस किस आयाम से समझें, और उन सभी को यहां पर आपको नोट करना होगा, बताना होगा, और उसके आधार पर आप इसका एक बेहतर उत्तर लिख सकते हैं, है ना। तो जब हम जहाज को इस सेंस में समझें कि जहाज क्या है, एक व्यक्ति है, हम किसी व्यक्ति को जहाज माने, ठीक है। तो व्यक्ति अपने घर में सुरक्षित तो रह सकता है, अपने घर में अपना पूरा का पूरा जीवन बिता सकता है, लेकिन क्या व्यक्ति अपने घर में ही रहने के लिए, अपने घर में बंद रहने के लिए ही जन्म लिया है? क्या इसका यही काम है? क्या इसका यही काम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक व्यक्ति के पास में विद्या नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, समझदारी नहीं है, तब तक उसका कोई औचित्य नहीं है, तब तक उसका कोई अर्थ नहीं है। और यह कब होगा? जब तक वह अपने बंधन से मुक्त होकर करके आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक वह आगे नहीं बढ़ेगा तब तक इन चीजों की प्राप्ति उसे नहीं हो सकती, है ना। देखो, संस्कृत में एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है कि येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिनके पास न विद्या है, न गुण है, न धर्म है, जिनके पास ये सब कुछ नहीं है ना, वे इस धरती पर क्या है? भार के समान है ना। भार हैं, भार। और वे मनुष्य के रूप में मृग की भांति, हिरण की भांति इधर से उधर केवल दौड़ते रहते हैं, ठीक है। तो इस सेंस में यहां पर व्यक्ति को देखा जा सकता है, और इस सेंस में यहां पर कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति यदि खोज नहीं करेगा, व्यक्ति यदि शिक्षा की प्राप्ति नहीं करेगा, व्यक्ति यदि अपनी क्षमता को पहचानेगा नहीं, तो फिर उसका क्या ही अर्थ रह जाएगा।
क्या उसका अर्थ रह जाएगा? व्यक्ति का फिर कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, है ना। अस्तित्व को समझना जरूरी है। अस्तित्व को समझे बिना व्यक्ति आगे बढ़ नहीं सकता, ठीक है। तो इस सेंस में यहां पर आपको समझना है कि जहाज जो है वह बंदरगाह पर सुरक्षित तो रह सकता है, लेकिन वह उसके लिए तो नहीं बना है कि हम केवल एक जगह टिके रहें, है ना। हम अपना सारा का सारा जीवन एक जगह पर ही बिता दें। जब तक वह आगे बढ़ेगा नहीं, तब तक वह कैसे अनुसंधान करेगा, कैसे वह प्रयोग करेगा, और यदि प्रयोग नहीं करेगा तो वह विकास नहीं करेगा। आज जो हमारा पूरा का पूरा जीवन है, हम सभी का पूरा जो जीवन है, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में यदि हम इसको समझें तो आदि मानव के विकास से लेकर के अब तक की जो स्थिति रही है, इसी को इंगित करती है कि व्यक्ति ने कभी रुकना नहीं सीखा, है ना। यदि रुक जाता तो फिर इतना अधिक विकास नहीं होता, फिर पहले की तरह हम सभी जंगल में ही रह रहे होते, है ना। तो इस संदर्भ में इस टॉपिक को समझना है, ठीक है। बहुत सिंपल सा उदाहरण देख लीजिए कि वास्को डिगामा या फिर कोलंबस, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति के तौर पर माने जाते हैं जिन्होंने भौगोलिक खोजें की। यदि वे आगे नहीं बढ़ते तो फिर वे विश्व के अलग अलग भागों में, अलग अलग हिस्सों में नहीं पहुंचते। अमेरिका के बारे में लोगों को पता नहीं चल पाता, भारत के बारे में यूरोपीय देशों को पता नहीं चल पाता, है ना। ऐसा तो है नहीं कि वास्को डिगामा ने भारत को कोई खोज निकाला है ना। उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया किया नहीं है, उन्होंने भारत को एज सच कोई डिस्कवर नहीं किया है, भारत पहले से ही था, ठीक है ना। यूरोपियन को पुर्तगाल में जो वास्को डिगामा महोदय थे, ये जब यात्रा पर निकले तब फिर ये घूमते टहलते पहुंच गए भारत। तब इन्होंने देखा कि भाई यह भी एक स्थान है, यह भी एक देश है, यहाँ के लोगों से परिचय किया, देन फिर चीजें आगे बढ़ी। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है दोस्तों कि जब तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं, जब तक हम चीजों को टटोलते नहीं हैं, अनुसंधान नहीं करते हैं, तब तक जो है विकास नहीं हो सकता, विकास संभव नहीं है ना। और वर्तमान में तो भारत के प्रधानमंत्री महोदय ने जय अनुसंधान का नारा दे दिया है ना, जय अनुसंधान। तो अनुसंधान को यहाँ पर महत्व दिया जा रहा है ना, व्यक्ति की क्षमता को महत्व दिया जा रहा है, और इस संदर्भ में इस लेख को लिखना है। लेकिन फिर से यहाँ पर जो एक दूसरा पहलू है, दूसरा पक्ष है इस लेख से जुड़ा हुआ, वह फिर से उभर जाता है। वह क्या है? वह यह है कि जहाज जो है बंदरगाह में सुरक्षित है, लेकिन बंदरगाह में ही केवल रहने के लिए तो यह बना नहीं है। यह ठीक बात है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बंदरगाह का अर्थ, बंदरगाह का महत्व समाप्त हो गया है, ऐसा नहीं है ना। बंदरगाह का महत्व हमेशा से रहेगा, हमेशा से है ना। बंदरगाह के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है, बंदरगाह का महत्व है, ठीक है ना। बंदरगाह का महत्व निश्चित तौर पर है। जब भी कोई असुरक्षा की स्थिति पनपती है तो फिर बंदरगाह का ही सहारा लिया जाता है कि जल्दी से हम अपने बंदरगाह तक पहुंच जाएं, जल्दी से हम अपने ठौर तक पहुंच जाएं, है ना। ठौर यानी कि ठहराव, जहां पर हम ठहरते हैं। तो बंदरगाह का महत्व है, ऐसा नहीं है कि बंदरगाह का महत्व नहीं है। बंदरगाह का महत्व अनिश्चित परिस्थितियों से निपटने के लिए है ना, संकट की स्थिति से निपटने के लिए है, आराम करने के लिए है, कुछ समय जो है वहां पर रुकने के लिए है, फिर से काम पर निकल जाने के लिए है। बंदरगाह का महत्व तो है ही, कैसे नहीं। लेकिन इसमें हमें इन दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस निबंध को पुष्ट करना होगा, है ना। तो पहले पक्ष में आपको ऐसे बताना है और दूसरे पक्ष में बंदरगाह के महत्व को भी नजरअंदाज नहीं करना है, उसके महत्व को भी
बताना है और इस तरीके से आपको संतुलन बनाते हुए इसका उत्तर लिखना होगा, है ना। तो यह जो टॉपिक है, यह टॉपिक बहुत मजेदार है, इस पर आप अच्छे से उत्तर लिख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, अगला टॉपिक क्या है। अब हम बात करते हैं कर रहे हैं खंड बी में, है ना, खंड ख। जो पहले के 4 टॉपिक्स पूछे गए वो खंड क से पूछे गए, सेक्शन ए से पूछे गए। जो बाकी के 4 टॉपिक्स हैं वो खंड बी से पूछे गए, यानी कि खंड ख से पूछे गए, ठीक है ना। इसमें जो पहला टॉपिक था वह था कि छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हुई हो। यूपीएससी ना बहुत ही बच्चों के साथ खेलती है, ठीक है, और निबंध के पेपर में तो वो बहुत जम के खेलती है ना, टॉफी दे देते कि लो खेलो, है ना। अब बच्चे उसी में उलझ करके रह जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये क्या है, छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हुई हो। कितना शानदार कथन है ये, है ना। ये कथन कहा है किसने, ये कथन कहा है अमेरिकी राष्ट्रपति हुए थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने यह कथन कहा है, ठीक है। क्या कहा है भाई, फिर से पढ़िए कि द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग। देखो, जब आप निबंध के टॉपिक को 2 बार 3 बार पढ़ते हैं ना, तब उसका एक सही अर्थ समझने की स्थिति में आप आते हैं, है ना। इसलिए कोशिश ये भी करनी है अपने अभ्यास के दौरान कि निबंध के टॉपिक को 2-3 बार पढ़िए। केवल निबंध ही नहीं, बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि जीएस के लिए जब आप मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं तो फिर अभ्यास के दौरान में प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न में जो पूछा जा रहा है वो यदि आप नहीं समझ पाए तो हो सकता है कि आप उत्तर विषयांतर में लिख दें और इससे आपका समय भी बर्बाद होगा और उत्तर भी आप सही तरीके से नहीं लिख पाएंगे। इसलिए ये कोशिश करनी चाहिए कि उत्तर लिखने से पहले हम जो प्रश्न पूछा गया है उसको 2 से 3 बार पढ़ लें, ताकि इस अर्थ को समझ पाएं कि इसमें पूछा क्या जा रहा है, उसके आशय को समझ पाएं, है ना। तो यहाँ पर इस टॉपिक को जब हम देखें तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हुई हो। बिल्कुल सही बात है। बरसात के मौसम में आप छप्पर यदि मरम्मत करेंगे तो क्या होगा, उसका नतीजा तो बुरा ही होगा, छप्पर टूट के गिर जाएगा, आप कर ही नहीं पाएंगे। तेज बारिश हो रही हो और उस समय यदि आप कहें कि भाई हम अपने जो भी घर का छप्पर है उसको हम ठीक कर दें, तो फिर कैसे संभव है। तो यहाँ पर ये चीजें अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ ये समझना है कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि समय रहते सचेत हो जाना जरूरी है ना। समय रहते सचेत हो जाना जरूरी है। ऐसा ना हो कि समय बीत जाए और जो हम कर सकते थे वो हम नहीं किए, है ना। इसमें यही सेंस निकल रहा है कि धूप समाप्त हो जाए, यानी कि गर्मी समाप्त हो जाए और बरसात का समय आ जाए और हम छप्पर का मरम्मत किए ही नहीं, छप्पर टूटा का टूटा ही रह गया, तो उसका जो बुरा प्रभाव है वो हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर समय की बात की जा रही है, समय के महत्व को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है ना। समय का महत्व, समय के महत्व को यहाँ पर बताया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है, ठीक है ना। इस कंटेक्स्ट में इसे समझना है कि समय बहुत मूल्यवान होता है। समय के मूल्य को, समय के मोल को यदि हम नहीं समझेंगे तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, है ना, और उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं समय की कैंची चलती रहती है ना। समय कटता जाता है, बीतता चला जाता है और जो काम पहले हो जाना चाहिए था वह काम नहीं हो पाता है, सही समय पर नहीं हो पाता है, समय से पहले नहीं होता है, तो फिर उसका एक निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अब आप इसको अलग अलग स्तरों पर इसकी व्याख्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं।
आप इसको पर्यावरण के स्तर पर व्याख्या कर सकते हैं, आप इसको शिक्षा के स्तर पर व्याख्या कर सकते हैं, है ना। आप रोजगार के स्तर पर इसकी व्याख्या कर सकते हैं, आप अर्थव्यवस्था के स्तर पर इसकी व्याख्या कर सकते हैं, है ना। आप राजनीति के स्तर पर इसकी व्याख्या कर सकते हैं, है ना। आप शासन व्यवस्था के आधार पर इसकी व्याख्या कर सकते हैं, आप सामाजिक उन्नति के आधार पर इसकी व्याख्या कर सकते हैं, है ना। अब ये सारे डायमेंशंस मैंने अभी यहाँ पर लिखे, और भी कई सारे डायमेंशंस हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बस इतने ही इतने ही डायमेंशंस हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। और भी कई सारे डायमेंशंस आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि चाहे तो कला के आधार पर आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं, है ना। तो इन सभी आयामों के आधार पर आप समय के बारे में बता सकते हैं, समय के महत्व को बता सकते हैं। एक सिंपल सा उदाहरण ले लेते हैं, इसी से हम इसको समझ सकते हैं। पर्यावरण को ले लूं उदाहरण के तौर पर। पर्यावरण, यदि वैश्विक तापन जिस दर से बढ़ रहा है, वैश्विक तापन इसी दर से आगे बढ़ता रहा, तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि जीवन जो है पूरी तरीके से एकदम संकट में आ जाएगा, और फिर यहाँ पर जो जीवन है, पृथ्वी पर जो जीवन है, यह समाप्त हो जा सकता है ना। ये स्थिति आ सकती है। और केवल मनुष्य ही नहीं, जो जीव जंतु हैं, जो वनस्पति हैं, वो भी समाप्त हो सकते हैं, है ना। तो अभी भी हमारे पास में समय है ना। न जाने कितने सम्मेलन आयोजित किए गए हैं हाल के समय में। उन सम्मेलनों में यह चेतावनी जारी की जा रही है कि अब जो है, अब हम अपने पीक पर पहुंच रहे हैं, अब हम अपने दोहन शोषण के उच्चतम सीमा पर पहुंच रहे हैं, शिखर पर पहुंच रहे हैं। अभी भी यदि हम नहीं सुधरे, अभी भी हमने प्रदूषण को नियंत्रित नहीं किया, जो जलवायु संकट की स्थिति है उसको नियंत्रित नहीं किया, तो फिर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है ना। तो इस संदर्भ में इसको आप टटोल सकते हैं। उसी तरीके से शिक्षा के स्तर पर या फिर रोजगार के स्तर पर देख सकते हैं। एक जो परीक्षा की तैयारी करता है, आप इसको अपने उदाहरण से भी समझा सकते हैं, है ना। कि मान लीजिए कि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी बेहतर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सेवा परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, है ना। जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसी को आप उदाहरण ले लीजिए ना, कहाँ इधर उधर जाना है। सिविल सेवा परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, और यदि आप समय रहते इसके पाठ्यक्रम को नहीं समझे, इसकी डिमांड को नहीं समझे, इसमें जो पूछा जा सकता है, पूछा जा रहा है, उसके अनुसार आपने पढ़ाई नहीं की और उसके हिसाब से आपने अभ्यास नहीं किया, तो फिर क्या होगा? समय बीतता चला जाएगा, और क्या आ जाएगा? परीक्षा का समय आ जाएगा, बरसात आ जाएगा, और उस समय क्या होगा? उस समय कुछ नहीं होगा, है कि नहीं। तो इस कंटेक्स्ट में इसको समझना है कि समय रहते हमें समय के महत्व को समझ लेना है ना। समय रहते समय के महत्व को समझना है भाई। ऐसा नहीं तो हम, ऐसा ना हो कि समय के महत्व को तो समझें, लेकिन समय गुजर गया, है ना। ये नहीं होना चाहिए। तो इस लिहाज से आप इस टॉपिक को डिटेल में बता सकते हैं। इसको अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। मैंने इसके अप्रोच को यहाँ पर दर्शा दिया है। इसके आधार पर, इसके बेस पर आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। क्लियर? अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक बहुत शानदार है। पूछा यह गया है कि आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। इतना रोचक कथन ये सब रहता है ना कि मन गदगद हो जाता है कि नहीं। लेकिन परीक्षा भवन में जो परीक्षार्थी इसको देख रहा होता है वो यदि न समझे, तो फिर उसके लिए बहुत ही उहापोह वाली स्थिति हो जाती है कि पता नहीं क्या यूपीएससी ने हमसे पूछ लिया है, क्या दुश्मनी है यूपीएससी को हमसे। ठीक है ना। आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। बहुत रोचक सा ये विषय था जो कि
यूपीएससी ने निबंध में रखा था। देखो यह जो विषय था ना, ये विषय नैतिकता से, एथिक्स से जुड़ा हुआ विषय है ना। यह जो टॉपिक है, यह टॉपिक एथिक्स से जुड़ा हुआ है। एक पाश्चात्य दार्शनिक हुए थे हेराक्लिटस, उन्होंने यह कथन कहा है, हेराक्लिटस ने यह कथन कहा है कि आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। ये क्या कहना चाह रहा है? अब यहां पर यह समझो कि नदी को यहां पर समझना है। यदि आप नदी को समझ गए तो आप इस कथन को भी समझ पाएंगे। और क्या कहा जा रहा है? दोबारा नहीं उतर सकते, है ना। थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है ना कि ये क्या है, ये सेंस क्या है कि आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। मान लो हम गंगा नदी में जाते हैं तो एक बार गए तो फिर से तो हम उसी नदी में जाते हैं। यमुना नदी में जाते हैं नहाने के लिए तो एक बार यदि गए तो उसके बाद फिर से जाते हैं तो नदी है ना। क्यों नहीं उतर सकते? उतरते ही हैं, क्या दिक्कत है इसमें? लेकिन चूंकि भाई यह एक दार्शनिक पक्ष है, दर्शन है इसमें, और दर्शन बहुत ही गूढ़ होता है, बहुत सारे रहस्य उसमें छिपे होते हैं। उसको समझना अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। और परीक्षा भवन में इस तरीके के प्रश्नों को समझना तो और अधिक जटिल हो जाती है कि नहीं। देखो यहां पर यह समझना है दोस्तों कि नदी का मतलब यहां पर क्या लिया जा रहा है। नदी का मतलब दरअसल होता क्या है। एक सिंपल सा हम उदाहरण फिर से लेते हैं कि मान लीजिए यह कोई नदी है, कोई भी नदी है ना, गंगा नदी, यमुना नदी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, व्हाटएवर, जो आप जहां भी आप रहते हैं उसके आसपास में जो भी नदी है उसका ही आप उदाहरण ले लीजिए, है ना। लेकिन नदी का ही उदाहरण लेना है, कुएं का नहीं, तालाब का नहीं। यहां ये शर्त है, ठीक है। बात हो रही है नदी की तो हम नदी पर बात करेंगे, है ना। समुद्र, पोखर, कुआं, तालाब, है ना, नहर, इसकी बात नहीं चल रही है, नदी की बात चल रही है, ठीक है ना। मैं अभी बताऊंगा कि आखिर हम नदी पर ही क्यों फोकस कर रहे हैं, नदी शब्द पर ही क्यों फोकस कर रहे हैं। तो जब हम नदी की बात कर रहे हैं तो नदी में क्या होता है? नदी में निरंतर धारा का प्रवाह होता रहता है। नदी का पानी ठहरता नहीं है, ठहराव नहीं है। नदी का पानी निरंतर बदलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। प्रवाह है ना भाई, प्रवाह है नदी में, तो फिर उसमें ठहराव तो है ही नहीं, उसमें शिथिलता तो है ही नहीं, है ना। वह तो निरंतर गतिमान है। गंगा गंगोत्री से निकलती है और प्रवाहित होते होते बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यमुना यमुनोत्री से निकलती है और प्रवाहित होते होते वह गंगा में मिल जाती है कि नहीं। चाहे कोई भी नदी हो, उसका एक उद्गम है और उसका एक मुहाना है ना। और वह निरंतर प्रवाहित होते रहती है, तभी तो वो जो है नदी के तौर पर जानी जाती है ना। नहीं तो वो नाला हो जाती, नहीं तो वो नहर हो जाती, कुछ भी हो जाती, ठीक है ना। तो यहाँ पर यह समझना है कि नदी का जो जल है वो निरंतर बदल रहा है हर क्षण। यानी कि फिर से इसे आप एक इसी उदाहरण से समझिए कि आपने किसी नदी में डुबकी लगाई, एक बार आप नदी में उतरे और फिर आपका मन नहीं माना, फिर से आप उसी नदी में चले गए नहाने के लिए कि नहीं एक बार फिर से मैं नहाऊंगा या नहाऊंगी, है ना, फिर से हम वहां पर जाएंगे। तो जिस पानी में, नदी के जिस पानी में आपने डुबकी लगाई थी पहली दफा, क्या वही पानी बचा रह गया? वह पानी तो बचा नहीं रह गया उस समय। वह पानी तो आपकी नदी में उतरते ही, नदी में डुबकी लगाते ही आगे फिर बढ़ गया, है ना। वह तो प्रवाहमय है। तो दोबारे से जब आप उस नदी में उतरे तो वही पानी थोड़े रहा, लेकिन नदी की जो आकृति है वही रही, आकृति केवल वही रही, लेकिन जो प्रवाह है नदी का, नदी के पानी का जो प्रवाह है वह तो निरंतर बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसको इस सेंस में समझना है, यानी कि इसमें क्या दर्शाया जा रहा है, इसमें क्या छिपा हुआ है। इसमें छिपा हुआ है परिवर्तन,
बदलाव। ठीक है ना। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो हमारा जीवन है वह निरंतर परिवर्तनशील है ना। हमारा जीवन निरंतर परिवर्तनशील है। हर क्षण इसमें परिवर्तन होता रहता है। यदि यह परिवर्तन नहीं होता है तो फिर आप ठहर जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं और आप जो है निष्क्रिय हो जाते हैं। जीवन जो है परिवर्तनशील है। परिवर्तन ही संसार का नियम है ना। तो यहां पर ये चीजें आपको समझनी है कि इस परिवर्तन के कॉन्टेक्स्ट में आपको इस निबंध को लिखना होगा। फिर परिवर्तन के कॉन्टेक्स्ट में आप अलग अलग डायमेंशंस फिर से उभार सकते हैं। अर्थव्यवस्था, समाज, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, समाज, है ना, इन सभी को हम आप जो है इस डायमेंशन के माध्यम से लेकर करके और इस पर कई सारी चीजें लिख सकते हैं, उदाहरण के तौर पर दर्शा सकते हैं, है ना। परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन यदि न हो तो फिर एक ठहराव की स्थिति आ जाएगी, एक निष्क्रियता की स्थिति आ जाएगी। ठीक है ना। यह अपने आप में बहुत जरूरी है। मनुष्य का जो जीवन है वह भी एक नदी है ना। इसमें परिवर्तन होता ही रहता है, होना जरूरी है। ठीक है। तो इस हिसाब से, इस दृष्टिकोण से आपको इसका उत्तर लिखना होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो ये इसका एक अप्रोच है और यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के तौर पर लिया गया है यूपीएससी के द्वारा, है ना। तो इस तरीके से आप इस निबंध को इन डायमेंशंस के आधार पर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक क्या है? हर असमंजस के लिए मुस्कुराहट ही चुनिंदा साधन है। यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक के तौर पर लिया गया था, है ना। यूपीएससी आजकल दार्शनिक पक्ष से जुड़े हुए जो विषय हैं उसको अधिक ले रही है इसके कॉन्टेक्स्ट में, निबंध के कॉन्टेक्स्ट में। तो यह एक तरीके से फायदेमंद भी है। फायदेमंद इसलिए है क्योंकि इसमें एज सच कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। आपका दिमाग जितना अधिक खुला रहेगा, जितना अधिक आप व्यापक दृष्टिकोण से सोचेंगे, उतना बेहतर आप उत्तर लिख सकते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है ना। तो इस लिहाज से इस तरीके के विषय में यदि आप थोड़ा सा भी उसके थीम को आप समझ गए तो फिर आप उसका उत्तर सही तरीके से लिख सकते हैं, है ना। तो टॉपिक क्या है? हर असमंजस के लिए मुस्कुराहट ही चुनिंदा साधन है। कितना अच्छा सा टॉपिक है। अ स्माइल इज द चूजन व्हीकल फॉर ऑल एम्बिग्विटीज, है ना। अब यहां पर यह समझना है कि असमंजस के लिए मुस्कुराहट ही चुनिंदा साधन है। असमंजस की स्थिति है, मुस्कुराहट उससे जुड़ी हुई है और मुस्कुराहट को साधन माना जा रहा है इस कंटेक्स्ट में, है ना। एक गजल सुना है ना कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो तुम छिपा रहे हो, है ना। जगजीत जी की यह गजल है, बहुत फेमस है ना। तो कुछ ऐसी ही स्थिति यहां पर निकलकर सामने आ रही है कि मुस्कुराहट को असमंजस की अभिव्यक्ति करने के कंटेक्स्ट में देखा जा रहा है। ठीक है ना। महात्मा बुद्ध का नाम सुना है ना आपने? महात्मा बुद्ध के बारे में तो पढ़ा ही होगा। भारतीय इतिहास में महात्मा बुद्ध और बौद्ध दर्शन के बारे में पढ़ना होता है। तो महात्मा बुद्ध से एक बार कहा जाता है कि एक सवाल पूछा गया था कि ईश्वर है या नहीं है, तो फिर वो मुस्कुरा कर रह गए थे, है ना। तो इस सेंस में भी कहा जा सकता है कि वह असमंजस में थे। उन्हें यह नहीं पता था कि मैं इसका उत्तर क्या दूं, ईश्वर है या फिर नहीं है, क्या मैं कहूं। तो फिर वो स्माइल करके, मुस्कुरा करके रह गए। और कुछ ऐसी ही अभिव्यक्ति यहाँ पर देखी जा रही है इस कथन में कि असमंजस की स्थिति में मुस्कुराहट ही एक चुनिंदा साधन है। असमंजस की स्थिति क्या?
और क्यों, ये यहां पर आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। असमंजस, है ना, एम्बिग्विटी, इसको अंग्रेजी में क्या कहा जा रहा है, एम्बिग्विटी, असमंजस की स्थिति। यानी कि जब व्यक्ति को असमंजस की स्थिति है तो फिर वह क्या उसका प्रत्युत्तर दे। यदि व्यक्ति से कोई सवाल पूछा जा रहा है ना, तब वह असमंजस की स्थिति में है, उसका वह उत्तर दे ही नहीं पा रहा है कि इसका मैं उत्तर क्या दूं, तो फिर वह मुस्कुरा कर करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है कि, है ना, कि आई डोंट नो कि व्हाट शुड बी द आंसर, क्या इसका उत्तर होना चाहिए। ठीक है, या फिर वह थोड़ा सा उलझा हुआ है ना, उलझा हुआ है, तो फिर वह मुस्कुरा सकता है ना, कि मुझे स्पष्ट पता नहीं है, थोड़ा बहुत पता है, स्पष्ट पता नहीं है ना, तो फिर वह इसका जो उत्तर है वो मुस्कुरा कर करके दे सकता है। ठीक है, तो इस कंटेक्स्ट में यहां पर आपको इसकी व्याख्या करनी होगी कि असमंजस की स्थिति में मुस्कुराहट को देखा जा सकता है कि एक महत्वपूर्ण साधन है कि मुस्कुरा कर करके हम अपनी प्रतिक्रिया दर्शा दें कि भाई ऐसी ऐसी स्थिति है। लेकिन फिर से यहाँ पर दूसरा पक्ष उभरता है कि क्या असमंजस की स्थिति यदि है तो हम केवल मुस्कुरा दें तो यही इसका एक निदान है, यही इसका हल है? क्या हम असमंजस को क्लियर करने के लिए कोई काम नहीं करें, उसको असमंजस को स्पष्ट करने के लिए हम आगे न बढ़ें, है ना? क्या मुस्कुरा करके रह जाना ही निदान है? नहीं है ना? उसको खोजना पड़ेगा, उसके प्रति आग्रह रखना पड़ेगा कि इसमें क्या चीजें निहित हैं, इसको टटोलना पड़ेगा। ठीक है, तो असमंजस की स्थिति को समाप्त करने की आवश्यकता पड़ जाती है। यदि हम इसको समाप्त करना चाहते हैं तो फिर हम इसके लिए और भी आगे बढ़ सकते हैं, है ना, इसको समाप्त करने के लिए। ठीक है ना, तो इस कंटेक्स्ट में आपको इसका उत्तर लिखने की आवश्यकता है और इस आधार पर आप इसका एक बेहतर उत्तर लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? ये लास्ट टॉपिक है। ये लास्ट टॉपिक क्या पूछा गया था, इसको देख लीजिए। केवल इसलिए कि आपके पास विकल्प हैं, इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि उनमें से किसी को भी ठीक होना ही होगा। बहुत महत्वपूर्ण यह कथन है, इसको समझने की जरूरत है। समझ जाएंगे तो इसका उत्तर भी अच्छे से लिख सकते हैं, निबंध अच्छे से लिख सकते हैं। केवल इसलिए कि आपके पास विकल्प है ना, इसको आप अपने से अपने ऊपर लेकर करके अपने आधार पर इसको समझिए कि केवल इसलिए कि आपके पास विकल्प है, यह इसका अर्थ कदापि नहीं है कि उनमें से किसी को भी ठीक होना ही होगा। ठीक है, तो जो विकल्प की स्थिति है ना, जो विकल्प की स्थिति है इसको समझना होगा, है ना। इसमें जो कीवर्ड है ये क्या है? विकल्प है ना। व्यक्ति के पास विकल्पों की कमी नहीं है, विकल्प कई सारे होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि उनमें से हर एक विकल्प ठीक होगा ही होगा। विकल्प अपनाए जाने चाहिए, विकल्प खुले होने चाहिए, है ना। लेकिन यहां पर विकल्पों का चुनाव, विकल्प का जो चुनाव है वह बहुत समझदारी से होना चाहिए, है ना, समझदारी से। विकल्प का चुनाव यदि हम समझदारी से नहीं करते हैं तो फिर हो सकता है कि वह बिल्कुल गलत हो जाए। और यह भी आवश्यक नहीं है कि यदि हम किसी विकल्प को बहुत सोच समझ कर करके चुना तो उससे पहले जो हमने चुना था वह गलत था और उस बाद में हमने जो चुना वह सही है, ऐसा भी नहीं है ना। ऐसा हो सकता है कि जो विकल्प हमने चुना वह गलत साबित हो जाए। क्यों? क्योंकि समय और परिस्थितियां आपके नियंत्रण में नहीं है। समय और परिस्थितियां मनुष्य के नियंत्रण में नहीं रहती हैं, है ना, मनुष्य के नियंत्रण में नहीं रहती हैं।
उदाहरण के लिए ले लीजिए कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने चाहा कि मैं एक्स जगह से वाई जगह हवाई यात्रा से जाऊंगा, ठीक है, लेकिन अचानक से उसने अपना प्लान चेंज कर दिया और उसने कहा कि नहीं नहीं, हवाई यात्रा से नहीं, मैं वहां पर ट्रेन से जाऊंगा, ठीक है। और दुर्भाग्य से जिस ट्रेन में वह गया वह ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई, एक्सीडेंट हो गया उसका। तो उसने विकल्प जो चुना उसका तो एक बैड इम्पैक्ट सामने आ गया, है ना। इसके उलट भी हो सकता है कि ट्रेन से वो गया तो फिर वह सही रहा, क्योंकि हवाई जहाज जो था, जिस हवाई जहाज से वो जाने वाला था, वही दुर्घटनाग्रस्त हो गया, है कि नहीं। तो जो विकल्प है, विकल्प का चुनाव सही हुआ या गलत हुआ, ये डिपेंड कर रहा है परिणाम पर, है कि नहीं। ये रिजल्ट पर डिपेंड कर रहा है कि विकल्प का चुनाव जो आपने किया ये सही किया या गलत किया। आपने अपने जीवन के लिए, अपने करियर के लिए सोचा कि हम सिविल सेवा की तैयारी करेंगे, ठीक है, सिविल सेवा की तैयारी करेंगे, सिविल सेवक हम बनेंगे, आईएएस बनेंगे। ये आपने सोचा बहुत कैलकुलेट कर करके, अपनी क्षमता, अपनी विद्वता, अपनी पढ़ाई लिखाई सबको मद्देनजर रखते हुए बहुत विश्लेषण करके आपने यह निष्कर्ष निकाला कि हम ये सिविल सेवा की तैयारी करेंगे तो हम आईएएस बन ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन समय और परिस्थितियां आपके नियंत्रण में नहीं है। जब आपने तैयारी की तो परिस्थितियां बदलती गई और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके, ठीक है। तो परिणाम बताता है कि आपने जो विकल्प चुना था वह कितना सटीक था, ठीक है। और ये बहुत ही डाइसी है, बहुत ही इसमें उलटफेर होता रहता है, कब क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। तो इसलिए ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है कि केवल इसलिए कि आपके पास विकल्प है, इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि उनमें से किसी को भी ठीक होना ही होगा, है ना। हो सकता है कि आपने एक्स विकल्प चुना तो वाई ठीक हो जाए, वाई विकल्प चुना तो एक्स ठीक हो जाए, है ना। और एक्स चुना तो एक्स ठीक है, वाई चुनते तो शायद गलत हो जाता, है ना, ये भी हो सकता है। तो ये बहुत ही उलटफेर वाली यह प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। तो इस निबंध के टॉपिक में आपको इसी अप्रोच के साथ में लिखना होगा कि विकल्पों का चुनाव हम समझदारी से करते हैं, समझदारी से करना भी चाहिए, लेकिन जो विकल्प से संबंधित जो परिणति है, जो परिणाम है, वह हम पर डिपेंड नहीं करती है। हम केवल काम कर सकते हैं, हम परिणाम को घोषित नहीं कर सकते कि यही इसका परिणाम ये होने वाला है। हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो यह मैं घोषित नहीं कर सकता कि मैं आईएएस बन ही जाऊंगा। हो सकता है कि मैं आईएएस न बन के आईपीएस बन जाऊं, आईएफएस बन जाऊं, या फिर कोई अन्य सेवा मुझे मिल जाए। रैंक के आधार पर डिपेंड करता है। आप तो केवल एक प्रेफरेंस देते हैं ना रैंकिंग के लिए, पद के लिए, तो रैंक जैसा आएगा उसके आधार पर आपको सेवा मिलती है, ठीक है। तो प्रयास लेकिन करना चाहिए, प्रयास से पीछे नहीं हटना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी बातें यहाँ पर इस टॉपिक के माध्यम से आप दर्शा सकते हैं, इसको विस्तार दे सकते हैं। तो आज की चर्चा में हमने निबंध में आईएएस की मुख्य परीक्षा 2022 में निबंध के प्रश्न पत्र में जो भी 8 टॉपिक्स पूछे गए थे उसको मैंने एक अप्रोच देने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह चर्चा अच्छी लगी होगी और इस आधार पर आप अपनी निबंध की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। मेरा यह सुझाव है कि आप निबंध के पेपर को हल्के में न लें। निबंध कम से कम एक टॉपिक पर निबंध निश्चित तौर पर आप सप्ताह में एक ही दिन लिखें, लेकिन जरूर लिखें, है ना। इससे आपका अभ्यास बनेगा, इससे आपका सोचने समझने लिखने का जो दृष्टिकोण है यह और उन्नत होगा और बेहतर होगा। तो इस तरीके से आपको निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। ऑल द बेस्ट।